औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपना कोर्स वर्क तकरीबन एंड कर लिया था। ऑलमोस्ट 99% कंप्लीट था। हमने रिवीजन स्टार्ट की हुई थी। रिवीजन में हमने एक्सिपिएंट्स पढ़ लिए थे और नेक्स्ट हमने अपना पैकेजिंग वाला पॉइंट जो थे वो डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर जो हमारा स्टार्ट था वो था फिलिंग, पैकेजिंग एंड वेरियस मटेरियल्स यूज्ड फॉर पैकेजिंग। हम अपने लेक्चर को यहीं से स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि ये हमारा रिवीजन का सेशन है, ना कि हमारा वो पहले वाली रूटीन वाला लेक्चर है जिसमें हम एक एक चीज़, एक एक पॉइंट वर्ड बाय वर्ड वाइट बोर्ड के ऊपर लिखते थे और आप उसको नोट डाउन करते थे। तो आपके पास मटेरियल नोट्स में भी मौजूद है और आपके लेक्चर में भी मौजूद है। मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि आप अपना लेक्चर रिकॉर्ड जो है, एटलीस्ट मेरे लेक्चर को जब आप सुने तो वो अपने साथ रखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन पैकेजिंग की। व्हाट इज पैकेजिंग? ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को पैक करना कहलाएगा पैकेजिंग। Now what is that product which is to be packed? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हमने पैक करना है? Obviously हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जिसमें हमारी मेडिसिन आएंगी, either in liquid form, either in powder form, either in semi solid form, gel form, ointment, cream, liquid, semi solid, whatever it is, हमें उसको किसी ना किसी प्रॉपर कंटेनर में और उसके साथ उसका क्लोजर लाजमी तौर पर यूज़ करना पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड पैकेजिंग। हम क्यों करते हैं पैकेजिंग? वाई वी पैकेज? बात समझ आ रही है? वाई वी डू पैकेजिंग। डेफिनेशन अगर आप इसकी देखें, एन आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग द प्रोडक्ट for what? For transport, for storage, for display and for use। ये चार वो बेसिक पर्पस हैं जिसके लिए हम पैकेजिंग परफॉर्म करते हैं कि अपनी प्रोडक्ट को हमने ट्रांसपोर्ट करना है, अपनी प्रोडक्ट को हमने स्टोर करना है, महफूज करना है, अपनी प्रोडक्ट को हमने डिस्प्ले करना है अच्छी तरह से, उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, एंड इट्स यूज़। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके लिए हमें पैकेजिंग की ज़रूरत पेश आती है। क्लियर? देन इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अब ये चार तो वजूहात हो गई जिसकी वजह से हमने पैकेज किया। उससे फ़ायदा क्या हुआ? उससे फ़ायदा ये हुआ कि इट प्रोवाइड प्योरिटी। ये हमारी प्रोडक्ट को प्योर रखेगा, साफ रखेगा, उसकी पोटेंसी को बरकरार रखेगा, उसकी एफिशिएंसी को, उसकी एक्टिविटी को, उसकी एफिकेसी को बरकरार रखेगा, एंड उसको स्टेबल रखेगा, उसको लाइट से बचाएगा, उसको हीट से बचाएगा, उसको कलर से बचाएगा, उसको यूवी रेस से बचाएगा। क्या वो कौन? हमारा पैकेजिंग मटेरियल। क्लियर है? तो आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग द प्रोडक्ट फॉर ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, डिस्प्ले एंड यूज। इंपॉर्टेंस इसकी हो जाएगी, इट प्रोवाइड प्योरिटी, पोटेंसी, स्टेबिलिटी एटसेट्रा। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ पैकेजिंग। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पैकेजिंग के लिए हमें ज़रूरत होती है? अगर हम यूं ही सोचें तो हमें अपनी मेडिसिन की ज़रूरत है। अब उस मेडिसिन को फॉर एग्जांपल
आपके पास कोई सिरप है, उस सिरप को डालने के लिए आपको एक कंटेनर चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, कोई बॉटल चाहिए, फिर उसको हमें क्लोज करना है, दैट मीन्स हमें क्लोजर की ज़रूरत है, ये उसका एक हिस्सा है, एक कंपोनेंट है। कंटेनर क्लोजर हमें मिल गया। देन अगर हमने उसको किसी रिटेल शॉप पर आगे सप्लाई करना है, हमें एक कार्टन की ज़रूरत है जिसमें हम उसको पैक कर दें। अगर बहुत सारे आइटम्स हैं तो हम उसको एक बॉक्स में डालेंगे, बल्क में होलसेल के लिए उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं इम्पॉर्टेंट पैकेजिंग के। फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेनर, देन क्लोजर, देन कार्टन एंड देन बॉक्स। अब इन सारी चीज़ों का मकसद क्या है? जैसे ऊपर हमने इम्पोर्टेंस उसकी स्टडी की कि इसने प्योर करना है, पोटेंसी देनी है, स्टेबल रखना है। तो यहाँ पर कंटेनर, क्लोजर, कार्टन एंड बॉक्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे प्रोडक्ट को मैकेनिकल हैज़र्ड से बचाएंगी, इन्वायरमेंटल हैज़र्ड से बचाएंगी। हैज़र्ड कहते हैं नुकसान को। लेक्चर में ये चीज़ हमने बड़ी क्लियरली मेंशन की हुई थी कि इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स क्या होंगे और मैकेनिकल हैज़र्ड्स क्या होंगे। ऑब्वियसली मैकेनिकल नाम से जाहिर हो रहा है, दैट मीन्स स्ट्रेस। स्ट्रेस से बचाने के लिए कोई कार्टन होगा, उसके ऊपर प्रेशर आएगा, वो हमारी डोजेज फॉर्म को महफूज रखेगा उस प्रेशर से। कोई बॉक्स होगा, वो भी हमें मैकेनिकल हैज़र्ड से बचाएगा। नो डाउट इन्वायरमेंटल से भी बचा रहा है, लेकिन एक उसका सेकेंडरी पर्पस भी है जिससे वो इन्वायरमेंटल हैज़र्ड के साथ साथ उसको मैकेनिकल स्ट्रेस जो कि हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट के दरमियान आती है उससे भी बचाता है। क्लियर हो गया? देन थर्ड पॉइंट जो हमने डिस्कस करना था वो हमारा है रिक्वायरमेंट्स का। अब ये कंटेनर हो गया, क्लोजर हो गया, कार्टन हो गया, बॉक्स हो गया, इन सारी चीज़ों को किसी मटेरियल से बनाया जाएगा। उस मटेरियल की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? पहली चीज़ जो आपने यहाँ जहन में रखनी है, 3 चीज़ें, कंटेनर को, क्लोजर को प्लस प्रोडक्ट को, क्योंकि यही 3 चीज़ें हैं जो आपस में कांटेक्ट में रहेंगी। सबसे पहले इनको नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, दे शुड बी नॉन टॉक्सिक। देन दे शुड बी नॉन रिएक्टिव, ऑब्वियसली उनको कोई किसी किस्म का कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं करना। हमें अपनी ड्रग की स्टेबिलिटी को, पोटेंसी को, प्योरिटी को बरकरार रखना है। तो कंटेनर, क्लोजर प्लस प्रोडक्ट, तीनों चीज़ों का कोई रिएक्शन आपस में नहीं हो, कोई टेस्ट ना दे, ना किसी किस्म का एसिडिक टेस्ट, ना किसी किस्म का अल्कलाइन टेस्ट। क्लियर हो गया? देन कलरलेस। कलरलेस से यहाँ मुराद आएगी कि ये कोई कलर ना दे, किसी किस्म का कोई कलर इम्पार्ट ना करे हमारी प्रोडक्ट के ऊपर। देन फुलफिल द नीड्स, विच नीड्स? स्टेबिलिटी नीड्स, के एक डोजेज फॉर्म में स्टेबल रहना है, उस ज़रूरत को ये पूरा करे। जो हमारा मटेरियल है वो हमारी ड्रग को स्टेबल रखे, उसको प्रोटेक्ट करे फ्रॉम एक्सटर्नल हैज़र्ड। सस्ता हो, ऑब्वियसली कॉस्ट उसकी, कीमत उसकी रीज़नेबल हो, मुनासिब हो। इसके अलावा गुड फॉर स्पीड पैकिंग, ऐसा नहीं हो कि वो इतना कमज़ोर, इतना फ्रेजाइल हो कि जैसे ही उसको यूज़ करने, हैंडल किया जाए, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए, वो फ़ौरन से ब्रेक हो जाए, ऐसा नहीं हो। गुड फॉर स्पीड पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। एंड द लास्ट पॉइंट इज FDA अप्रूव्ड।
FDA से वो अप्रूव्ड होना चाहिए। क्लियर है? Now the other point we are going to discuss is factors affecting the choice of pack। हमने पैकेजिंग देख लिया, उसके कंपोनेंट्स को देख लिया, उन कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट्स को देख लिया। अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो इस पैकेजिंग की चॉइस पर असरअंदाज होते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट, हमारी प्रोडक्ट कैसे पैकेजिंग को डिस्टर्ब करती है, हमारी मार्केट कैसे डिस्टर्ब करेगी, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई ट्रांसपोर्ट का मेथड कैसे अफेक्ट करेगा, एंड हमारी मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज़ जो हैं वो किस तरह से अफेक्ट करेंगी हमारी चॉइस को पैकेजिंग की। पहले नंबर पर हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट में आपने जो पॉइंट बेसिक जहन में रखने हैं वो 3 पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले प्रोडक्ट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। प्रोडक्ट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब प्रोडक्ट में आपको पता है क्या चीज़ें होंगी, हमारी कोई भी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म है उसमें क्या होगी, एक्टिव प्लस एक्सिपिएंट्स, एक्टिव प्लस एक्सिपिएंट्स। इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी फॉर्मुलेशन है वो क्या है, लिक्विड है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, इन्फ्यूजन में दे रहे हैं, वेपर्स में दे रहे हैं, किस तरह हम उसको देना चाहेंगे। ये डिपेंड करेगा कि पेशेंट की टाइप कौन सी है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक 2 मंथ्स का बेबी है हम उसको ओरल डोजेज फॉर्म सॉलिड टैबलेट फॉर्म में दे दें। तो टाइप पेशेंट बड़ा ज़रूरी होगा इसमें प्रोडक्ट को पैक करने में। पहला पॉइंट क्लियर है सबको, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट, ब्रैकेट में आप कर देंगे एक्सिपिएंट्स, ड्रग, एक्टिव ड्रग, देन द टाइप ऑफ पेशेंट, the type of patient may be a child, may be an adult, may be an infant। then इसका सेकेंड पॉइंट जो आएगा वो हमने देखना है कि प्रोडक्ट का पैकेजिंग स्टाइल कैसा होगा। एक प्रोडक्ट खरीदने जाएं वो देखने में ही अच्छी नहीं है, वो पेशेंट को अट्रैक्ट ही नहीं कर रही, पेशेंट उसको बहुत मुश्किल से लेता है। तो हर मेडिसिन को अट्रैक्टिव बनाया जाता है ताकि पेशेंट उसको यूज़ कर सके। बात समझ आ रही है? पैकेजिंग स्टाइल टू अट्रैक्ट द पेशेंट। नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, कि जो भी हमारी प्रोडक्ट है उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कब बनाई है, कब तक यूज़ करनी है, किस तरह यूज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि अगर एक ओरल डोजेज फॉर्म है उसको हम ओरली लेने के बजाय हम उसको इन्फ्यूजन में ले रहे हैं, जबकि उसकी बन ही नहीं सकती इन्फ्यूजन। हमने ऐसा काम नहीं करना। 3 पॉइंट्स, नंबर 1 physical and chemical properties, number 2 packaging style to attract the patient, number 3 legal requirements। ये 3 पॉइंट्स अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो एक फैक्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ ये तीनों प्रॉपर्टी फैक्टर्स, प्रॉपर्टीज़ का, स्टाइल का और रिक्वायरमेंट्स का चेंज होगा, हमारी चॉइस अच्छी नहीं रहेगी, यानी कि ये फैक्टर असरअंदाज होगा हमारे पैकेजिंग स्टाइल के ऊपर। नंबर 2 है मार्केट। मार्केट से आपके जहन में बच्चे क्या चीज़ आती है सबसे पहले? ऑब्वियसली सेल। और सेल का एक तरीका होगा, एक रास्ता होगा, एक ज़रिया होगा, एक चैनल होगा जिसके ज़रिए सेल होगी।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमने इस चीज़ को देखना है कि हमारी प्रोडक्ट जो मार्केट में सेल हो रही है उसका चैनल कैसा है। कैसे देखेंगे? नंबर 1, वेयर, कहाँ से आई है वो प्रोडक्ट। नंबर 2, व्हेन, कब आई है। हाउ, कैसे आई है। एंड नंबर 3, बाय हूम, किसके जरिए। व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ एंड बाय हूम। कैसे इसको यूज करना है, कब इसको यूज करना है, कहाँ इसको यूज करना है, किसने इसको यूज करना है। ये 4 पॉइंट्स आपने कंसीडर करने हैं। चैनल ऑफ सेल में आपने व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ इट इज टू बी यूज्ड। जो हमारी प्रोडक्ट है किस किस तरह से इस्तेमाल हो रही है, कब कब इस्तेमाल हो रही है, कैसे इस्तेमाल हो रही है। कैसे मीन्स इधर ओरली, इधर आईवी, इधर आईएम, किस रूट के जरिए वो यूज करनी है, उसी तरह से उसकी हम पैकेजिंग करते हैं। क्लियर हो गया? देन थर्ड पॉइंट जो फैक्टर है, तीसरा फैक्टर है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्ट का। डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्ट। डिस्ट्रीब्यूशन मीन आप सबको पता है सप्लाई, किसी चीज़ को सप्लाई करना। और सप्लाई करने के लिए हमें किसी एरिया की ज़रूरत है, किसी जगह की ज़रूरत है जहाँ वो चीज़ जाएगी। अब हमारी है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, तो ऑब्वियसली या वो होलसेल पर जाएगी या वो रिटेल पर जाएगी। यही 2 पढ़े हैं आपने फार्मास्यूटिक्स 1 चैप्टर 1 में। आपने रिटेल और होलसेल ये 2 चीज़ें पढ़ी थी कि मेडिसिन की सप्लाई या तो रिटेल पे हो रही है या फिर होलसेल पर हो रही है। रिटेल पे करते हैं तो फिर फर्दर वो फार्मेसी और मेडिकल स्टोर पर हो जाएगी। होलसेल पर करते हैं तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उसको सप्लाई किया जाता है। इसी के साथ हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। क्लियर हो गया? मेरा ख्याल से इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई हैं, बहुत डिटेल से पढ़ी हुई हैं। जस्ट हमने यहाँ पर एक रिव्यू लेना है हर चीज़ का। पॉइंट कोई स्किप नहीं होगा, लेकिन डिस्कशन लिमिटेड होगी, अच्छी होगी। अगर आपके पास लेक्चर रिकॉर्ड मौजूद है तो आपको ये समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। देन लास्ट पॉइंट जो इस पॉइंट में फैक्टर में हम जो स्टडी करेंगे वो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। हम जिस भी सिस्टम में जाते हैं कोशिश होती है उस सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाएं। अगर बेहतर की तरफ नहीं जाए तो हम उसको एटलीस्ट मेंटेन्ड रखें। यही चीज़ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में हम डिस्कस करेंगे कि द स्टेबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज शुड बी कंसीडर्ड ड्यू टू। इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की स्टेबिलिटी को मद्देनज़र रखा जाएगा। कब? जब भी कोई न्यू पैकेजिंग आएगी, जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी। हमेशा हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना है, या फिर कोई मेडिसिन, कोई प्रोडक्ट रिवाइज होकर बनाई गई है, उसकी एफिशिएंसी को, एफिकेसी को बेहतर करके बनाया गया है। इन सारे पॉइंट्स में हमने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को कंसीडर करना है कि वो हमारी स्टेबल रहे, वो कम ना हो। देन जो अगला हमारा पॉइंट है डिस्कशन का वो है फंक्शंस। फंक्शंस मीन काम के पैकेजिंग कर ली, फैक्टर हमने इम्प्रूव कर लिए, कोई मसला नहीं आएगा। काम क्या है? पैकेजिंग तो हमने कर ली, हमने डेफिनेशन में भी पढ़े हैं इसके काम, इसकी इम्पोर्टेंस। तो यहाँ थोड़ी सी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं मेजर जो इसके फंक्शंस हैं उनको। सबसे पहला फंक्शन किसी भी ड्रग को, डोजेज फॉर्म को बंद करने का, पैक करने का होता है कि उसको
प्रोटेक्ट करना है तो प्रोटेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। देन उसको स्टोर करना है, महफूज करना है, स्टोरेज फंक्शन हो जाएगा। फिर लोडिंग एंड ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ लोडिंग सेम उसी तरह से है जैसे हमने पीछे डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्ट पढ़ा, फैक्टर 1। तो अगर हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्ट भी कर लेंगे वो भी ठीक होगा। लोडिंग इसलिए दिया गया है कि यहाँ पर स्टार्ट से, हैंडलिंग से स्टार्ट हो रहा है कि हमने प्रोडक्ट को हैंडल करना है, फिर पैक करना है, फिर उसको सप्लाई करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। तो लोडिंग एंड ट्रांसपोर्ट। देन आइडेंटिफिकेशन, स्टोरेज फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन, लोडिंग फंक्शन, आइडेंटिफिकेशन फंक्शन। ये 4 मेजर फंक्शन है किसी भी पैकेजिंग को परफॉर्म करते हुए। एनी क्वेश्चन? ओके। अब इसमें हम अगर प्रोटेक्टिव फंक्शन को देखें तो प्रोटेक्टिव फंक्शन हमारा इन्वॉल्व होता है, सबसे पहले प्रोटेक्शन की जाती है प्रोडक्ट की फ्रॉम इन्वायरमेंट, हमारे माहौल से, कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो हमारी इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट ना करें, हमारे माहौल के साथ रिएक्ट ना करें, वो वेपराइज ना हो, उसके वेपर्स हवा में ना जाएं, डैमेज ना करें किसी एरिया को, किसी बॉडी को, किसी को भी वो नुकसान ना पहुंचे। सेकेंडली प्रोटेक्ट करेगी हमारी इन्वायरमेंट को, उलट कर देंगे हम, प्रोडक्ट फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंट फ्रॉम प्रोडक्ट, कि ना तो हमारी प्रोडक्ट डिस्टर्ब हो ना ही हमारी इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो। देन कंटेमिनेशन नहीं होने देनी, उसको आलूदा नहीं करना, गंदगी नहीं आने देनी उसके अंदर। इसके अलावा उसको डैमेज नहीं करना। समझ आ रही है? कुछ क्रिस्टल्स फॉर्म में होंगी, बहुत स्मॉल साइज, माइन्यूट साइज क्रिस्टल्स होंगे, मे बी क्रिस्टल फॉर्म में उसकी सॉलिबिलिटी अच्छी हो, हमें उसको इस तरह प्रोटेक्ट करना है कि उसकी शेप बरकरार रहे। बात समझ आ रही है? देन स्टोरेज फंक्शन, चीज़ों को स्टोर कर दिया, 2 तरह से स्टोर हो सकती है। एक चीज़ हम बाहर से ख़रीद कर लाए हैं, उसी तरह उसको रख दिया है, वो पैक है, यूज़ नहीं की, स्टोर्ड है। एक स्टोरेज होगी, हम चीज़ लेकर आए हैं, हमने थोड़ी सी यूज़ की है, उसको रख दिया है। लाइक सिरप हम ख़रीद के लाए हैं, हमने एक डोज ली है, अगले डोज लेने के लिए हमने उसको बंद करके अच्छी तरह और अपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर रख दिया। तो स्टोरेज को बड़ा कंसीडर करना है कि क्वालिटी जो है हमारे मटेरियल की, हमारी प्रोडक्ट की, वो इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद एक जैसी रहे। क्लियर है? द मटेरियल यूज्ड फॉर पैकेजिंग शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली। क्यों? टू प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ मटेरियल, जो हमारा मटेरियल है उसकी क्वालिटी को प्रिजर्व, महफूज किया जाए, बिफोर पैकिंग एंड वंस द पैकेजिंग कंटेनर इज यूज्ड। यानी बिफोर यूज एंड आफ्टर यूज दोनों में स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म हो। रीज़न होगी कि उसकी क्वालिटी को प्रिजर्व करना है, क्वालिटी को महफूज करना है। क्लियर हो गया? देन लोडिंग एंड ट्रांसपोर्ट। लोडिंग एंड ट्रांसपोर्ट फंक्शन मीन्स हैंडलिंग करनी है, किसी ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें इस चीज़ को बेहतर बनाना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है कि हमने किसी चीज़ को पैक किया है, हमने उसकी एफिशिएंसी बेहतर बनानी है, हम उसको अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्ट कर सकें, उसको अच्छे से हम हैंडल कर सकें, उसको अच्छे से हम स्टोर कर सकें। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी। पैकेजिंग शुड बी देयर फॉर डिज़ाइन टू बी ईजिली हैंडल्ड एंड
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज स्पेस सेविंग स्टोरेज। लोडिंग एंड ट्रांसपोर्ट करते हुए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें ऐसी पैकेजिंग करनी है जो कि स्पेस को कम से कम यूटिलाइज करे। एक ऑर्गेनाइज चीज़ और एक अनऑर्गेनाइज चीज़, एक तरतीब से रखी हुई चीज़ और एक बेतरतीब चीज़ जगह को ज़्यादा लेगी। और लास्ट वन पॉइंट इसका है आइडेंटिफिकेशन का। आइडेंटिफिकेशन, डिस्प्ले इसका बड़ा क्लियर होना चाहिए, वाज़े होना चाहिए इसका डिस्प्ले। जितना डिस्प्ले क्लियर होगा उतनी उसको आइडेंटिफाई करना इजी होगा। और इसका क्लियर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन केस ऑफ एमरजेंसी। एमरजेंसी की सिचुएशन है तो एक पैकेजिंग के ऊपर हर चीज़ वाज़े तौर पर लिखी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ताकि रैपिडली और करेक्टली, अच्छे तरीके से और सही तरीके से, जल्दी से उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करके, पहचान के एमरजेंसी की सिचुएशन में पेशेंट को सेव किया जाए। क्लियर है? सेकेंडली, हमें पता होना चाहिए कि ये हमारी मेडिसिन इस मैन्युफैक्चरर ने बनाई है। आप कोई भी डोजेज फॉर्म खरीद लें, कोई भी प्रोडक्ट खरीद लें, बड़ा क्लियर वाज़े होता है उसके ऊपर कंपनी का नाम, मैन्युफैक्चरर का नाम। तो ये बड़ा क्लियर होना है, आइडेंटिफिकेशन का होना बड़ा क्लियर है। बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आइडेंटिफिकेशन में क्लियर लेबल हो उसका एक, जो कि मैन्युफैक्चरर का बता सके कि इस प्रोडक्ट को बनाने वाला कौन है और इस प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। क्लियर हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन? जिसको जो क्वेश्चन हो, जो पॉइंट हो, आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। आपके पास ग्रुप बना दिया गया है, आप वहाँ पर अपनी क्वेरीज डालें, आपको वहाँ पर उसका आंसर मिलेगा। और बराए मेहरबानी जब भी लेक्चर के लिए आएँ, अपना लेक्चर रिकॉर्ड, पिछला लेक्चर रिकॉर्ड अपने साथ ज़रूर रखें। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।